नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट डिजीज में एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से काफ़ी लोग पीड़ित रहते हैं और इसका वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कमेंट आया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो मैं आज आप लोगों से चर्चा करूँगा एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे सैक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाने को एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये अभी तक इसका मेन काज अननोन है, अभी सही तरीके से पता नहीं चला है, लेकिन मेनली देखा गया है कि 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादातर लोगों को होता है। मेल में 10 टाइम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल। मेल पर्सन में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। हेरिडिटी में भी देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रेजेंस ऑफ HLA-B27 एंटीजन इन 80 to 90%। जेनेटिक भी हो सकता है और देखा जाता है ऐसे मरीजों पे। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर स्टिफनेस, कमर में दर्द और अकड़न रहती है यंग एज में। स्पाइनल जॉइंट्स में अकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है और मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा से उसमें दिक्कत होती है और वो दर्द जो होता है वो नीचे तक फैलता है, सियाटिका की तरह। स्पाइन बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, बहुत दर्द होता है, हल्का हल्का लो ग्रेड फीवर आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। दर्द की वजह से चेस्ट एक्सपेंशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स में भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है। मस्कुलर एट्राफी देखने को मिल सकती है। टेंडस ओवर सैक्रोइलियक जॉइंट के पास टेंडनेस मिल जाती है और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है स्पाइन का। मतलब अगर आदमी को जैसे मुड़ना होता है तो ऐसे मुड़ता है, तो बिल्कुल उसको पूरा घूमना होता है, इधर पूरा स्पाइन के साथ घूमना होता है। अब ऐसा नहीं होता कि स्पाइन सीधे रखे हो, ऐसे गर्दन को घुमा ले स्पाइन को। जो स्टिफनेस, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस उसकी स्पाइन में देखने को मिलती है। इसमें हम लोग बेसिकली कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें ESR ज़्यादा मिलेगा, आपको हाई मिलता है। और रोजवाला टेस्ट जो है इसमें 20% केस में पॉजिटिव मिलता है। HLA-B27 इसमें पॉजिटिव मिलता है। एक्सरे में इरेगुलरिटी ऑफ जॉइंट मार्जिन जो होती है वो रेगुलर मिलता है। और लेटर स्टेज में सैक्रोइलियक जॉइंट में भी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। एक्सरे से पता चल जाता है। एक्सरे के बाद CT स्कैन और MRI होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट से पता चल जाता है कि हाँ, इनको एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। मेन इनका ट्रीटमेंट में है कि फिजियोथेरेपी करने से इनको काफ़ी आराम मिल जाता है। फिजियोथेरेपी करने से मसल्स टोन बिल्डअप हो जाता है। मोबिलाइज करने से थोड़ा सा इनको आराम मिलता है। आप सिकाई भी कर सकते हैं जैसे फिजियोथेरेपी लोग बताते हैं। और अपना पॉस्चर करेक्शन रखना चाहिए। पॉस्चर जो है वो करेक्ट रखना चाहिए। हमेशा स्लीप जो है वो प्रोन पोजीशन पे या सुपाइन पोजीशन पे हमेशा कम पिलो पतली तकिया लगा करके लेटना चाहिए। सुपाइन पोजीशन आप सीधे लेट सकते हैं। बिल्कुल पोस्चर जो होता है वो आपका बिल्कुल अकड़न वाला नहीं होना चाहिए, उससे आपकी स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी आप चलें, जब भी आप बैठें, तो बिल्कुल स्पाइन को सीधे ऐसे की तरह का बिल्कुल स्ट्रेट करके रखें। मोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी इसमें सर्जरी के भी लिए एडवाइस करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग, इसमें देखते हैं, बहुत बड़े लॉन्ग केस में देखने को मिलता है ये। और कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर केस में स्पाइनल जो होता है वो सपोर्ट करना भी थोड़ा सा कम कर देती है। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब बात आती है हमारी होम्योपैथी में। होम्योपैथी में मरीज की कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा प्रोग्रेस उसका रुक जाता है। प्रोग्रेस उसका जो है सैक्रोइलियक जॉइंट का रुक सकता है थोड़ा सा। और दर्द के लिए आप सिम्टोमेटिक जैसा दर्द होता है उसके अकॉर्डिंग, मॉडलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं कि कौन सी दवा बेसिकली यूज करते हैं। एकोनाइट, ब्लेडोना, ब्रेवनिया, रस्टास, एस्कुलस, बहुत सी दवाइयाँ होती हैं। कालीकार, बेलिस्पर, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जैसे जैसे सिम्टम्स इसमें आते हैं वैसे वैसे फ्रिक्वेंटली दवा चेंज करते हैं, हाई पोटेंसी में देते हैं दर्द को कम करने के लिए। मेनली इसमें अगर आप किसी होम्योपैथी फिजिशियन के संपर्क में रहते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी हद तक आपको मैनेज हो जाता है। आपका दर्द मैनेज रहता है, स्टिफनेस आराम मिलती है, आपको आराम से नींद आती है। और फिजियोथेरेपी से आप भी
फिजियोथेरेपी भी दोनों उसमें हेल्प करती है। केवल दवा ही इसका पूरा सोल्यूशन नहीं है। दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी, योगा, इन सभी चीज़ों का कम्बिनेशन अगर मिला दिया जाता है तो हम देखते हैं कि एनक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। मुझे एक केस याद आ रहा है, मेरे पास एक केस आया था, लखनऊ का ही केस था कि 20 से 22 साल का लड़का था और उसको 4 से 5 साल से ज़्यादा एनक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी और मेरी क्लिनिक से उसका घर जो था वो 25 से 30 किलोमीटर रहता था। तो याद है उसका वो सीवियर पेन, मेरे मित्र के भाई थे तो उनका वो सीवियर पेन, इतना पेन था कि उनको 20 किलोमीटर आने के लिए बाइक में किक नहीं मार पाते थे। मुझे याद भी है कि मैं क्लिनिक के बाहर जा करके उनको मैंने रिसीव किया था और वहाँ पे उनके भाई ने गाड़ी में, तब गाड़ी में सेल्फ नहीं थी, किक मार दिया था, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर दिया था। वो बंदा दर्द के साथ मेरी क्लिनिक तक आता है, गाड़ी चलाता हुआ आता है और बिल्कुल सीवियर पेन उसको रहता है। होम्योपैथिक दवाइयों से चलते चलते उसे काफ़ी आराम मिला, अभी भी उसका फॉलोअप चलता रहता है। तो दोस्तों, और ऐसा नहीं कि उसने एलोपैथी में नहीं दिखाया था, एलोपैथी में उसने लखनऊ के बहुत बड़े सेंटर रिमेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, KGMU के रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, सब उसके बाद परिचय थे, लेकिन कहीं भी उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। बेसिकली स्टेरॉइड भी ले चुका था और इतना सीवियर पेन होता था, इतना सीवियर पेन होता था कि कोई भी अंग्रेजी दवा लेने के बाद में भी उसका दर्द कम नहीं होता था। तो दोस्तों, एनक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही पेनिक सिचुएशन होती है। मैंने ऐसे मरीज देखे हुए हैं, ऐसे मरीजों को भगवान बचाए, बहुत दया आती है ऐसे मरीजों को देख करके। उसकी भी शादी भी नहीं हुई थी और बहुत कम एज का बच्चा था, लेकिन अब उसका दर्द काफ़ी हद तक कंट्रोल है होम्योपैथी से और फिजियोथेरेपी करने के बाद। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक में चमत्कार देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे मरीज होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं जो दूसरी पैथी से निराश हो जाते हैं, वो आते हैं और उनको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, एनक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित कोई भी अगर आपकी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जब भी हम कोई आपसे हेल्थ से रिलेटेड या कोई मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप तक ज़रूर पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।